नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल है जो कि पिछली बार तक पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने इस सवाल तक डिस्कस किया था कि शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित है, यानी विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम GMT के नाम से जानते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। और इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में गिनी की खाड़ी, और ये गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में पड़ती है। तो पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक सवालों को डिस्कस किया था और आज के सेशन में हम इसके आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन का पहला सवाल है और जो कि इसी सवाल से मिलता जुलता सवाल है, यानी इसी सवाल को पूछा गया है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज है या भाषा है वो जो है दूसरे प्रकार की यूज की गई है। जैसे इसमें ये है सवाल है कि प्रधान यामोत्तर यानी ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ऑप्शन है पहला अंध महासागर, और इसी अंध महासागर को अटलांटिक ओशियन भी बोलते हैं। तो जो अंध महासागर है, अंध महासागर ही अटलांटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में, और इसका सही जवाब हो जाएगा अंध महासागर। और इस सवाल के एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश है यानी भूमध्य रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर है जिसे GMT कहते हैं, ये जिसे प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में कट करती हैं। अटलांटिक महासागर में इस बिंदु पर कट करती है यहाँ पर, और ये जो जगह है उसे गिनी की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो या तो आपसे ऑप्शन में अटलांटिक महासागर दिया गया होगा या फिर गिनी की खाड़ी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा कि विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, और उसका सही जवाब है गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट सवाल जो है लिखा है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। ऑप्शन ए 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर और 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, और कह रहे हैं कि इसका समय ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट करती है, और हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन पीरियड है वो 24 आवर है। यानी हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस के अलोंग 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर हमारी पृथ्वी 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है, तो इसका मतलब है कि 1 आवर में हमारी पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाएगी, 360/24, और इसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। यानी हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो हमारी पृथ्वी पर स्थित कोई भी 2 प्लेस जिनके देशांतर में अंतर 15 डिग्री का है, उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटे का होगा। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये वाली लाइन ये 0 डिग्री देशांतर है, और
ये सपोज दैट 15 डिग्री देशांतर है, ये सपोज दैट 15 डिग्री देशांतर है। एक प्लेस x 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, एक प्लेस y 15 डिग्री देशांतर पर स्थित है, और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो आप सभी जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का परिणाम यह होता है कि हमारी पृथ्वी में जो सबसे पूर्व के स्थान होंगे वहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा, और जो पश्चिम में स्थान होंगे वहाँ पर सबसे बाद में सूर्योदय होगा। जैसे अपने भारत में सबसे पहली बार सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात में होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली बार सूर्योदय होने का कारण ये है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, और गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय होने का कारण ये है क्योंकि गुजरात भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है। इसी प्रकार से अगर हम वर्ड को देखें, यदि हम वर्ड को देखें तो जो स्थान सबसे पूर्व में होंगे, अब जैसे 0 डिग्री देशांतर यहाँ से गुजरता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। और आपने सीखा है कि हमारे ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है, और हर देशांतर के अपोजिट एक देशांतर होता है, यानी हमारी पृथ्वी में कुल देशांतर की संख्या 360 होती है। और जो देशांतर लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरता है, उस देशांतर को 0 डिग्री देशांतर कहा गया है, और इसलिए इसको GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी देशांतर को प्रधान यामोत्तर या मुख्य देशांतर के नाम से भी जानते हैं, और इसे ही प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हमने अपनी पृथ्वी को जो है 360 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया वर्टिकली, और इनमें से हर एक पार्ट 1-1 डिग्री का होगा। और फिर इसके बाद में हमने इन 360 देशांतर में से 0 डिग्री देशांतर उसे चूज किया जो कि लंदन के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के जा रहा है। और इसके लिए एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया था सन 1884 में वाशिंगटन डीसी में, और 1884 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुए इसी कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि जो देशांतर लंदन से के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरेगा उसे ही GMT कहा जाएगा। और अगर ये 0 डिग्री देशांतर है तो इसका जो अपोजिट देशांतर होगा वो 180 डिग्री का होगा, और 180 डिग्री का जो देशांतर है 180 डिग्री का जो देशांतर है वो कुछ इस प्रकार से जाता है। ये 180 डिग्री का देशांतर है, और इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर ये दो देशांतर मिलकर के पृथ्वी को पुनः 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, पूरब और पश्चिम। इनमें से पूरब की तरफ यानी 0 डिग्री देशांतर के पूरब से लेकर 180 डिग्री देशांतर तक जो पृथ्वी का पूर्व में आधा भाग है उसे नाम दे दिया पूर्वी गोलार्ध। तो ये जो गोलार्ध है उसे कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। अब जैसे देशांतरी दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध का देश है तो इसका सही जवाब होगा देशांतरी दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो पूर्वी गोलार्ध कहाँ से कहाँ तक है? 0 डिग्री देशांतर के पूरब से लेकर जैसे 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर का पूरब है और ये 0 डिग्री देशांतर का पश्चिम है। तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब से लेकर के 180 डिग्री देशांतर तक ये जो पृथ्वी का आधा भाग है पूरब में, इसे पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और 180 डिग्री देशांतर यानी और 0 डिग्री के पश्चिम से लेकर 0 डिग्री पश्चिम से लेकर 180 डिग्री तक, एक जैसे यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये अमेरिका वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर ये अमेरिका है, तो
तो ये जो आपको अमेरिका दिख रहा है, ये जो आपको अमेरिका दिख रहा है, 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो कुछ ऐसे आती है। याद रहे 180 डिग्री की देशांतर रेखा केवल एक ही है, केवल एक ही है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा वो कॉमन है। तो हर देशांतर आपको 2 मिलेंगे। जैसे 1 डिग्री का देशांतर आपको 2 मिलेगा। एक तो पश्चिमी गोलार्ध में एक डिग्री का देशांतर मिलेगा और पूर्वी गोलार्ध में एक डिग्री का देशांतर मिलेगा। लेकिन जो 0 डिग्री का देशांतर है वो कॉमन है, यानी उसकी संख्या 1 है, और 180 डिग्री का जो देशांतर है उसकी संख्या 1 है। तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर ये दोनों कॉमन है। 0 और 180 के अलावा आपको जितने भी देशांतर मिलेंगे उनकी संख्या 1 नहीं बल्कि 2 होगी। एक आपका पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा और एक आपका पश्चिमी गोलार्ध में मिलेगा। तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर ये पूर्वी गोलार्ध है, और 180 डिग्री देशांतर के 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम से लेकर के 180 डिग्री देशांतर तक ये जो गोलार्ध है उसे पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गोलार्ध है वो हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये जो गोलार्ध हो गया वो हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब जैसे यूएसए है या कनाडा है या मैक्सिको है या मध्य अमेरिका में जो भी स्थित देश हैं, पनामा, एल सल्वाडोर या ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये जितने भी मध्य अमेरिका में 7 देश आप पढ़ते हैं ये सब पश्चिमी देशांतर में हैं। दक्षिण अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जितने देश स्थित हैं, चाहे वो इक्वाडोर हो, कोलंबिया हो, ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो, चिली हो, गयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, पराग्वे, उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जितने देश हैं वो सारे के सारे पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है और इसलिए हमारी पृथ्वी में सबसे पहली बार सूर्योदय उन जगहों पर होगा जो जगह 180 डिग्री के पास में होगी। यानी यहाँ पर सबसे पहली बार सूर्योदय होगा, यहाँ पर सबसे पहली बार सूर्योदय होगा। यानी कि जो जगह 180 डिग्री देशांतर के बिल्कुल पश्चिम में होंगी, जो जगह यहाँ पर होंगी, मानो ये प्लेस एक्स है जो कि 180 डिग्री देशांतर के पास में है, तो जो जगह 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में होंगी वहाँ से सबसे पहली बार सूर्योदय होगा। यानी कि सबसे पहला जो सनराइज होगा हमारी पृथ्वी पर वो इस स्थान पर होगा। फिर सनराइज यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और फिर सनराइज यहाँ पर होगा, और फिर सनराइज यहाँ पर होगा, और फिर इस प्रकार से सनराइज होते होते सबसे आखिर में सनराइज यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सबसे अंत में सूर्योदय यहाँ पर होगा। तो सबसे लास्ट में सूर्योदय, और ये जो जगह होंगी यहाँ पर सबसे पहली बार सूर्योदय होगा, सबसे पहली बार सूर्योदय होगा। अब जैसे मान लीजिए ये अलास्का है, और रूस का ये वाला भाग है, तो रूस के इस वाले भाग में सबसे पहली बार सूर्योदय होगा, और ये जो भाग है यहाँ पर सबसे लास्ट में सूर्योदय होगा, अलास्का में सबसे लास्ट में सूर्योदय होगा। तो यहाँ से सूर्योदय होना शुरू होता है, और सबसे आखिर में सूर्योदय 180 डिग्री देशांतर के पूरब में होता है। अब जैसे यदि आप जापान वगैरह को देखें तो ये जापान की पोजीशन है, तो यहाँ पर पहले सूर्योदय हुआ, फिर इसके बाद में जापान वगैरह में सूर्योदय होता है। और कन्वेंशनली हम लोग बोलते हैं कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। हालांकि ये तथ्य सही है कि जापान दुनिया में वो देश नहीं है जहाँ पर सबसे पहली बार सूर्योदय होता है, लेकिन आपसे अगर पेपर में पूछा जाएगा कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं तो इसका सही जवाब है
जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ये उपमा है, लेकिन वास्तव में जापान में सबसे पहली बार सूर्योदय नहीं होता है, क्योंकि जापान के पूरब में भी और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जो पाए जाते हैं, और वहाँ पर सबसे पहली बार सूर्योदय होगा। जैसे ये न्यूजीलैंड वगैरह है। अब जापान से ज़्यादा पूरब में तो न्यूजीलैंड है, जापान से ज़्यादा पूरब में न्यूजीलैंड है। इसलिए हम ये मान के चले कि जापान से पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में हो जाता है, और न्यूजीलैंड में सूर्योदय होने के बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सूर्योदय होगा, फिर जापान, और ऐसे भारत से बाद में सूर्योदय गल्फ नेशन में होगा, फिर अफ्रीका महाद्वीप के देशों में सूर्योदय होगा, ब्रिटेन वगैरह में सूर्योदय बाद में होगा। जब भारत में सूर्योदय हो चुका हो जाएगा उसके बाद में ब्रिटेन में सूर्योदय होगा, क्योंकि ब्रिटेन भारत के पश्चिम में है। तो जो स्थान पृथ्वी के पूरब में स्थित होते हैं वहाँ पर सबसे पहली बार सूर्योदय होता है, और जो स्थान पृथ्वी के सबसे पश्चिम में है वहाँ पर सबसे बाद में सूर्योदय होता है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पृथ्वी में कौन सा स्थान सबसे पूरब में है या पृथ्वी में कौन सा स्थान सबसे पश्चिम में है? और ये भी तथ्य है कि चूँकि पृथ्वी एक गोला है और किसी गोले में कोई निश्चित दिशाएं नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने देशांतरों के माध्यम से हमने निर्धारित कर दिया है कि ये स्थान पूरब में होंगे सबसे, ये स्थान सबसे पश्चिम में होंगे। तो कौन से स्थान पृथ्वी में सबसे पूरब में माने जाते हैं? जो स्थान 180 डिग्री के पास है पश्चिम में, वो स्थान सबसे पूरब में माने जाते हैं, और जो स्थान 180 डिग्री के पूरब में है वो स्थान सबसे पश्चिम में माने जाते हैं। तो यहाँ से सूर्योदय होगा, और यहाँ से सूर्योदय इस प्रकार से होते होते यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री का ये पूरब है। और अगर हम भारत की बात करें तो जैसे ये भारत है, अगर हम भारत की बात करें तो जैसे ये भारत है, भारत में सबसे पहली बार सूर्योदय पूर्व अरुणाचल प्रदेश में होगा, और सबसे बाद में सूर्योदय आपका गुजरात में होगा। और कितना अंतर होता है किसी स्थान और दूसरे स्थान के बीच में, सूर्योदय में कितना अंतर होता है या सूर्यास्त में कितना अंतर होता है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग देशांतर रेखाओं को पढ़ते हैं, और देशांतरों के आधार पर ही इस बात को कैलकुलेट करते हैं कि दो स्थानों के सूर्योदय और सूर्यास्त में कितना अंतर होगा, अर्थात दो स्थानों के स्थानीय समय या लोकल टाइम में कितना अंतर होगा। और उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट की शुरुआत ऐसे करते हैं कि सपोज दैट हमारी पृथ्वी 24 आवर में 360 डिग्री घूमती है, और इसमें सपोज करना क्या, वास्तव में हमारी पृथ्वी 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है। ये बात केवल और केवल पृथ्वी ग्रह के लिए सत्य है। अगर हम सौर मंडल के अन्य ग्रहों को देखें तो जरूरी नहीं है कि सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह 24 आवर में अपने एक्सिस के अलोंग एक चक्कर लगा लेता है। अब जैसे यदि आप बुध ग्रह को देखें तो बुध ग्रह 59 दिनों में अपने एक्सिस के अलोंग एक कंप्लीट चक्कर पूरा करता है। तो यदि हम बुध ग्रह के निवासी होते हैं तो बुध में जो दिन का मान है वो 24 आवर ना होकर के पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता। अगर हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में 243 डेज का समय लेता है। तो अगर हम शुक्र ग्रह के निवासी होते तो शुक्र ग्रह पर हमारे लिए दिन का मान 24 घंटे ना हो करके 243 डेज होगा, लेकिन हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में 24 आवर का समय लेती है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर एक ज्योग्राफिकल दिन का मान 24 आवर है। एक्चुअल जो वैल्यू है वो करीब 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड है, और इसको हम लोग राउंड फिगर ले लेते हैं 24 आवर। इसी प्रकार से ग्रहों पर ईयर का भी निर्धारण होता है। जैसे पृथ्वी ग्रह के लिए वर्ष का मान 365 सही 1/4 दिन है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रह जितने समय में सूर्य के चारों ओर
एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेता है उस समय को ही उस ग्रह का एक वर्ष कहा जाता है। और हमारी पृथ्वी के लिए यह वैल्यू 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 43 सेकंड के आसपास है, जिसको हम एक फिर से जो है बेटा लगभग 365 सही 1/4 दिन के बराबर ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिन किसे कहा जाता है या वर्ष किसे कहा जाता है, तो आप यही बताएंगे कि कोई भी ग्रह जितने समय में अपने एक्सिस के अलोंग एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है उसी समय को ज्योग्राफिकल डे कहते हैं। और वर्ष किसे कहते हैं, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन करने में जितना समय लेता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में सूर्य के चारों ओर जितना समय लेता है उसी समय को वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो 24 आवर में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 आवर में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाएगी। तो जैसे अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, ये सपोज दैट ग्लोब है और ये 0 डिग्री का देशांतर है और ये 15 डिग्री का देशांतर है, 15 डिग्री का देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर पर कोई प्लेस A है, 15 डिग्री देशांतर पर कोई प्लेस B है। तो A और B का स्थानीय समय या A और B के लोकल टाइम में जो अंतर होगा वो 1 घंटे का अंतर होगा। यानी कि B प्लेस पर A की तुलना में एक सूर्योदय और सूर्यास्त में जो अंतर होगा वो 1 घंटे का होगा। ठीक, अब जैसे जो गुजरात है, जो गुजरात में आप सबसे पश्चिमी बिंदु पढ़ते हो, यहाँ पर जैसे भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता है। भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता है। और भारत से गुजरने वाला जो पहला देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर। ये भारत से गुजरने वाला पहला देशांतर है। और 0 डिग्री देशांतर वगैरह यहाँ पर होंगे, भारत के पश्चिम में 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध का देश है। और भारत से गुजरने वाला जो पहला देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है। भारत से गुजरने वाला जो आखिरी देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर। तो भारत से गुजरने वाला पहला देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, भारत से गुजरने वाला आखिरी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये देशांतर किबिथु से होकर के गुजरता है जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में अगर आप ये काउंट करना चाहें कि एक डिग्री के अंतराल पर कुल कितने देशांतर गुजरते हैं, तो आप ऐसे इन दोनों देशांतरों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 68 डिग्री 7 मिनट। तो मिनट को मिनट में सब्ट्रैक्ट किया 18 मिनट और ये हो गया 29 डिग्री। तो भारत से गुजरने वाले पहले देशांतर और भारत से गुजरने वाले आखिरी देशांतर के बीच में जो अंतर है वो है 29 डिग्री 18 मिनट। और इसको अगर हम एक राउंड फिगर के रूप में लें तो ये आ जाता है 30 डिग्री। इसका मतलब है कि एक डिग्री के अंतराल पर भारत से गुजरने वाले जो कुल देशांतर होंगे उनकी संख्या 30 है। एक डिग्री के अंतराल पर भारत से गुजरने वाले जो कुल देशांतर है उनकी संख्या ऐसे हमने खींच दिया काल्पनिक तौर पर, उनकी संख्या 30 है। तो भारत से लगभग 30 देशांतर गुजरते हैं एक डिग्री के अंतराल पर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु के लोकल टाइम में कितना अंतर है, और लोकल टाइम का निर्धारण सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है, तो इसके लिए हमने दोनों देशांतरों में अंतर निकाल लिया और दोनों देशांतरों में अंतर है लगभग 30 डिग्री का।
और अभी हमने सीखा है कि अगर दो स्थानों के बीच में देशांतरों में अंतर 15 डिग्री का है तो उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटे का होता है। तो अगर दो स्थानों के देशांतरों में अंतर 30 डिग्री का है तो उनके स्थानीय समय में अंतर 2 घंटे का है, 2 घंटे का है। अब ये सवाल कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य और भारत के सबसे पश्चिमी राज्य या भारत के सबसे पूर्वी बिंदु या भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु के लोकल टाइम में कितने का अंतर है, तो आप बताएंगे 2 घंटे का अंतर है। और ये 2 घंटे का इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय हो चुका होता है तो उसके 2 घंटे बाद कहीं जाकर के गुजरात में सूर्योदय होता है। और ये 2 घंटे का अंतर क्यों निकला हुआ है, क्योंकि अरुणाचल से गुजरने वाला देशांतर आखिरी और गुजरात से गुजरने वाला जो पहला देशांतर है उनके बीच में 30 डिग्री का अंतर है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारी पृथ्वी 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है। अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे का समय लेती है तो 30 डिग्री घूमने के लिए 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है। और इसमें सवाल जो आपसे पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि यदि काहिरा, ठीक है, सवाल ऐसे पूछा गया है कि काहिरा जो कि जिसका समय जीएमटी से 2 घंटा आगे है उसका काहिरा का समय क्या होगा, काहिरा का समय क्या होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर ये मिस्र है, ठीक है, ये मिस्र है बच्चों। तो मिस्र से कोई देशांतर गुजरता है और ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। और यहाँ पर कुछ समय है और काहिरा पर समय 0 डिग्री देशांतर की तुलना में 2 घंटा आगे है। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर का 12 बजा हुआ है और काहिरा पर दोपहर का 2 बजा है, काहिरा पर दोपहर का 2 बजा है। तो दोनों स्थानों के समय में अंतर 2 घंटे का है। अगर दोनों स्थानों के समय में अंतर 2 घंटे का है तो इन दोनों स्थानों के देशांतरों में अंतर 30 डिग्री का होगा। ठीक है। और चूंकि समय आगे की बात कर रहा है तो आप ये याद रखिएगा कि आप किसी भी देशांतर पर हैं, किसी देशांतर के पूरब में आगे जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता जाता है। अब ये 4 मिनट कैसे आया, जैसे मान लीजिए आपने ड्राइव किया कि अगर 2 देशांतरों के बीच में अंतर 15 डिग्री का है तो उनके बीच में समय में अंतर 1 घंटे का आता है। और 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो जो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसका मतलब है कि अगर 2 स्थानों के देशांतरों में अंतर 1 डिग्री का है, अगर 2 स्थानों के देशांतरों में अंतर 1 डिग्री का है, जैसे मान लीजिए एक देशांतर ये है और एक देशांतर ये है, इन दोनों देशांतरों में अंतर 1 डिग्री का है तो इन दोनों स्थानों के जो समय में अंतर होगा वो 4 मिनट का अंतर होगा। यानी प्रति देशांतर समय में कितना परिवर्तन होता है, 4 मिनट का। क्योंकि हमारी पृथ्वी 1 डिग्री में कितना घूम जाती है, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का हमारी पृथ्वी समय लेती है। ठीक है। तो जैसे सवाल आपका ये पूछा गया था कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो और यह किस में स्थित है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। जैसे एक आप ध्यान देंगे समय में अंतर, समय में अंतर, और दूसरा आप ध्यान देंगे देशांतर में अंतर,
देशांतर में अंतर। तो क्वेश्चन पेपर में या तो आपको समय में अंतर दिया रहेगा तो देशांतर में अंतर पूछ लिया जाएगा, या देशांतर में अंतर दिया रहेगा तो समय में अंतर पूछ लिया जाएगा। जैसे आप इसी सवाल को यदि देखें तो लिखा है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समय में अंतर दिया गया, ये गिवन है, समय में अंतर गिवन है 2 घंटा आगे, और हमें फाइंड आउट करना है देशांतर में अंतर, देशांतर में अंतर। तो इस प्रकार के सवालों में चाहे सवाल आपको जितना भी टफ लगे या किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया गया हो, इसमें मोटे मोटे तौर पर हमें 2 ही बातों को पकड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सवाल 2 ही चीज़ों के इर्द गिर्द चलते हैं, समय में अंतर और देशांतर में अंतर। इनमें से इनको आप वेरिएबल मान लो, इनमें से एक वेरिएबल आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में और दूसरा वेरिएबल आपको निकालना रहेगा। जैसे इसमें समय में अंतर 2 घंटे का दिया है तो देशांतर में अंतर पूछ लिया। अगर समय में अंतर 2 घंटे का है तो दोनों स्थानों के देशांतरों में अंतर कितना होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब जैसे ये ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, तो हमको ये पता चल गया कि जो काहिरा है उसका देशांतर 0 डिग्री देशांतर से जो है 0 डिग्री देशांतर से 30 होगा। अब ये 30 पूरब की ओर होगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। 0 डिग्री से ये भी एक 30 डिग्री का देशांतर आपको मिलेगा पूरब में, और 0 डिग्री से ये भी आपको 30 डिग्री का देशांतर मिलेगा पश्चिम में। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो काहिरा है उसकी लोकेशन 30 डिग्री पर है, जो काहिरा है उसकी लोकेशन 30 डिग्री देशांतर पर है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है या 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। तो इसके लिए फिर ये टर्म है आगे, क्योंकि समय आगे दिया गया है, यानी ग्रीनविच से समय काहिरा का 2 घंटा आगे है। और हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, तो सबसे पूरब में जो स्थित स्थान होगा वहाँ पर सबसे पहली बार सूर्योदय होगा। तो सूर्योदय यहाँ कहीं से हो रहा है, फिर इसके बाद। तो सीधा आप याद कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस में लाइएगा कि किसी देशांतर से अगर हम आगे की ओर चलते हैं यानी पूरब की ओर चलते हैं, किसी देशांतर से पूरब की ओर चलने पर प्रति देशांतर समय 4-4 मिनट बढ़ता जाता है, और किसी देशांतर से यदि हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो प्रति देशांतर समय 4-4 मिनट कम हो जाता है। चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटा आगे है, और वही हमने बताया कि मान लीजिए अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 2 बजे होते तो काहिरा पर दोपहर के कितने बजे होते, 4 बजे होते। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि निश्चित रूप से काहिरा 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर इस सवाल को पलट करके ऐसे पूछा था कि 2 घंटा समय पीछे है और यहाँ पर काहिरा ना दे करके कुछ और स्थान पूछ लिया जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काहिरा आप कट कर दो, काहिरा मान लो कोई प्लेस एक्स है, ठीक है, कोई प्लेस एक्स है जिसका समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अब आप लिख दो यहाँ पर 2 घंटा आगे समय नहीं बल्कि 2 घंटा पीछे समय है, तो x का जो समय होगा वो क्या होगा, तब इसका जवाब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर ना होकर के 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब कह रहे हैं कि कोई प्लेस एक x ऐसा है जिसका समय ग्रीनविच से 2 घंटा पीछे है, तो समय में अंतर कितने का है, 2 घंटे का है, तो देशांतर में अंतर कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, देशांतर में अंतर 30 डिग्री का होगा। अब ये जो 30 डिग्री देशांतर है ये पूर्वी देशांतर भी हो सकता है और ये पश्चिमी देशांतर भी हो सकता है। तो अब इसमें समय क्या कह रहे हैं, इसमें समय 2 घंटा पीछे है। अब मान लो कि ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजा है,
तो इस एक्स प्लेस पर कितना बजा होगा? सुबह का 10 बजा होगा। ठीक है, यानी कि ये एक्स प्लेस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में नहीं होगा, बल्कि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में होगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर के अगर हम पूर्व में आएंगे तो समय हमें 12 से कम नहीं, बल्कि समय हमें 12 से ज़्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ अगर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजा है तो किसी देशांतर पर 1 बजा होगा, किसी देशांतर पर दोपहर का 2 बजा होगा, किसी देशांतर पर दोपहर का 3 बजा होगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको जो है याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच में समयांतर में कितना अंतर होगा? अब देशांतर में अंतर दिया गया है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर देशांतर में अंतर है, यहाँ पर देशांतर में अंतर है 90 डिग्री का, और आपसे पूछा गया है समय में अंतर, आपसे पूछा गया है समय में अंतर। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर देशांतर में अंतर 15 डिग्री का होता है तो समय में अंतर 1 घंटे का होता है। अगर देशांतर में अंतर 90 डिग्री का है तो समय में अंतर 6 घंटे का होगा। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 6 आवर, 6 घंटे। नेक्स्ट सवाल, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, यानी दोपहर का 12 बजा है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न, देखिए 2 टर्म होते हैं, मध्याह्न और अपराह्न। तो अगर ये लिखा होता अपराह्न AM एंटी मेरिडियन, तो फिर ये हो जाता सुबह का 12। लेकिन यहाँ पर अपराह्न ना लिख करके मध्याह्न लिखा हुआ है, यानी पोस्ट मेरिडियन। तो ये हो जाएगा आपका 12 PM। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अपराह्न शब्द का प्रयोग किया गया है या मध्याह्न शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर अपराह्न लिखा है तो फिर ये 12 के बाद का जो टाइम होता है, यानी उसके अपराह्न कहते हैं, और मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर 12। तो इसमें लिखा है ग्रीनविच में मध्याह्न है, यानी दोपहर के 12 बजे है। एक जगह का स्थानीय समय शाम को 5 बजा है, एक जगह का स्थानीय समय शाम का 5 बजा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह स्थित है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है? इस सवाल में फिर से समय में अंतर दिया गया है, समय में अंतर। तो ये ऐसे मान लो ये ग्लोब है, ऐसे मान लो ये ग्लोब है बेटा, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे, समझना 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं। हमको उस स्थान का देशांतर चाहिए, जहाँ पर शाम के 5 बजे हों। अब देखिए यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं। अगर आप 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाओगे तो आपको समय 12 से कम मिलेगा, यानी कि यहाँ कहीं पर 11 बजा होगा दोपहर का, सुबह का, यहाँ पर फिर 10 बजा होगा, सुबह का 8, 9। तो अगर आप 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाओगे तो समय आपको कम मिलेगा, यानी दोपहर से आपको सुबह मिलती जाएगी। अगर आप 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जाओगे तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा, यानी कि कहीं पर यहाँ पर कहीं पर 12 होगा दोपहर का 1, दोपहर का 2, दोपहर का 3 बजा होगा। तो हमको चाहिए शाम का 5। तो मान लीजिए शाम का 5 अगर हमें शाम चाहिए तो शाम हमें 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में नहीं मिलेगी, शाम हमें मिलेगी 0 डिग्री देशांतर के पूरब में। तो मान लीजिए ये कोई देशांतर है जिस पर शाम का 5 बजा है, अभी मान लो ये x देशांतर है और इसी x देशांतर की हमको वैल्यू निकालनी है। तो समय में अंतर हमें मिल गया, समय में अंतर है 5 घंटे का, अगर समय में अंतर 5 घंटे का है तो
देशांतर में अंतर होगा 75 डिग्री का, देशांतर में अंतर होगा 75 डिग्री का। अब ये 75 डिग्री पूरब की ओर होगा, 75 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में देशांतर होगा, या 75 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर होगा। तो इसका सही जवाब है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये जो x की वैल्यू निकल आई 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसलिए इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन ए 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? इसका सही जवाब होगा 180 डिग्री देशांतर। जैसे आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, क्योंकि हम अक्षांश और देशांतर की सीरीज चला रहे हैं, अक्षांश देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा मानक समय, ठीक है, इनकी एक श्रृंखला चला रहे हैं। और इसमें 3, 4, 5 वीडियोज में हम लोग अक्षांश और देशांतर से संबंधित सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो पिछले वीडियो हैं, आप यदि उनको देखेंगे तो हमने आपको एक ग्रेट सर्किल का या ग्रेटर सर्किल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं। तो आपको पढ़ाया गया है कि हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाला जो भी इमेजिनरी सर्किल होता है उसे ही ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है, बृहद वृत्त कहते हैं। जैसे अक्षांश रेखाओं में केवल और केवल विषुवत रेखा ही ग्रेट सर्किल बनाती है, तो अक्षांश रेखाओं में केवल और केवल विषुवत रेखा ही। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ये इक्वेटर है, इक्वेटर के अलावा अन्य कोई दूसरी ऐसी अक्षांश रेखा नहीं मिलेगी जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे। और आप ये जानते हैं कि इक्वेटर के उत्तर में ये जो पृथ्वी का आधा भाग है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इक्वेटर के दक्षिण में जो पृथ्वी का आधा भाग होता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अक्षांश रेखाओं में केवल और केवल इक्वेटर ही एक ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, और ये पृथ्वी को हॉरिजेंटली यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इनमें से जो आधा उत्तर वाला भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और आधा जो दक्षिण वाला भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। फिर आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है और जल कम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है और स्थल की मात्रा कम है। दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग पर जल है और केवल 19% भाग पर स्थल है। और फिर इसके बाद में अगर हम अपने ओवरऑल पृथ्वी पर बात करते हैं तो ओवरऑल हमारी पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है, या मोटे मोटे तौर पर कहें तो हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है और 1/4 भाग पर स्थल है। लेकिन अगर हम देशांतरों की बात करें तो आप जानते हैं कि हर देशांतर अपने अपोजिट देशांतर के साथ मिलकर ग्रेट सर्किल का निर्माण करता है। और 0 डिग्री का जो अपोजिट देशांतर होता है वो होता है 180। मान लीजिए अगर ये 0 डिग्री का देशांतर है तो ये जो देशांतर होगा वो होगा 180 डिग्री का देशांतर। और 180 डिग्री का देशांतर 2 नहीं है, जैसे आपको यहाँ पर देखने पर लगेगा कि अगर ये 180 का है, ठीक है, तो ये देशांतर भी 180 का होगा। ये 0 डिग्री का देशांतर है और ठीक है, ये 180 डिग्री का देशांतर है जो कि प्रशांत महासागर से गुजरता है। 180 डिग्री के 2 देशांतर नहीं है बल्कि यही एक देशांतर है, ठीक है, 180 डिग्री का ही ये एक ही देशांतर है ये। तो 0 डिग्री का जो अपोजिट देशांतर होता है वो 180 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर ये दोनों मिलकर के पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं।
और 0 डिग्री देशांतर के पूरब से लेकर 0 डिग्री देशांतर के पूरब से लेकर के 180 डिग्री देशांतर तक ये जो पूरब में पृथ्वी का आधा भाग है इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम से लेकर के 180 डिग्री देशांतर तक ये जो पश्चिम में आधा भाग है इसे पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्लू कलर से जो हमने शेडेड एरिया बनाया है ये पूर्वी गोलार्ध का देशांतर है, और येलो से जो शेडेड एरिया बनाया गया है ये पश्चिमी गोलार्ध है। चूँकि हमारे ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 360 देशांतर खींचे जा सकते हैं, और इसीलिए अगर हम पूर्वी गोलार्ध के देशांतरों की संख्या ज्ञात करें तो 360 का आधा 180, तो पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर आएंगे और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर आएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि पूर्वी गोलार्ध के जो देशांतर है हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा देशांतर किस गोलार्ध का है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर ये तो दोनों गोलार्धों में कॉमन है, 180 डिग्री का देशांतर ये दोनों गोलार्धों में कॉमन है, और 0 और 180 डिग्री देशांतर के अलावा अन्य जितने भी देशांतर आपको मिलेंगे वो आपको 2 मिलेंगे, एक आपको पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा और एक आपको पश्चिमी गोलार्ध में मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए 10 डिग्री का देशांतर, तो 10 डिग्री का देशांतर आपको यहाँ पर भी पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा और 10 डिग्री का देशांतर आपको पश्चिमी गोलार्ध में मिलेगा। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि कौन सा पूर्वी गोलार्ध का देशांतर है, कौन सा पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि जो पूर्वी गोलार्ध के देशांतर होंगे उनको सामने हम ई लिख देते हैं, और पश्चिमी गोलार्ध के जो देशांतर होंगे उनके सामने हम डब्ल्यू लिख देते हैं। यानी कि पूर्वी गोलार्ध से गुजरने वाले जितने भी देशांतर हैं उनको ई के द्वारा, और पश्चिमी गोलार्ध से गुजरने वाले जितने भी देशांतर हैं उनको डब्ल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे अपना भारत है तो अपना भारत यहाँ कहीं पर है, ये इंडिया है, तो इंडिया से गुजरने वाले जितने देशांतर होंगे वो पूर्वी गोलार्ध के देशांतर होंगे, इसलिए इंडिया से गुजरने वाला जो देशांतर होंगे जितने उनके सामने ई लिखा रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें सवाल पूछा गया है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर के साथ में मिलकर के ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। अगर इसमें कोई सा भी देशांतर होता, मान लीजिए आपसे कह दिया जाता, अब मान लीजिए यहाँ पर प्रधान यामोत्तर नहीं होता और आपसे कह दिया जाता कि कौन सा देशांतर 10 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो ये होता है कि हम उस देशांतर का अपोजिट देशांतर निकालें। जैसे 0 डिग्री का अपोजिट देशांतर 180 डिग्री है, और अगर आप 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट देशांतर निकालें, अगर आप 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट देशांतर निकालें तो ये हो जाएगा 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। यानी किसी देशांतर का अपोजिट देशांतर निकालने के लिए ट्रिक क्या होती है कि उस वैल्यू को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 10 डिग्री देशांतर का आपको अपोजिट देशांतर निकालना है, 10 डिग्री देशांतर का यानी 10 डिग्री देशांतर का आपको अपोजिट देशांतर निकालना है। तो आप क्या करो, 180 में से 10 घटा दो, तो जब हम 180 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 170 आएगा। और अगर ये पूर्वी गोलार्ध का देशांतर है तो ये वाला देशांतर होगा पश्चिमी गोलार्ध का। तो वैल्यू को 180 से घटा दिया जाता है, और अगर पूरब लिखा होता है तो यहाँ पर पश्चिम लिख दिया जाता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर यानी पश्चिमी गोलार्ध में जो 30 डिग्री का देशांतर है, यानी पश्चिमी गोलार्ध में जो 30 डिग्री का देशांतर है, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर किस देशांतर के साथ में मिलकर के बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो आप क्या करें, 180 में से 30 को घटाएं। जब 180 में से 30 को घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, और यहाँ पर W लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा E हो जाएगा। यानी 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर 150 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ में मिलकर के पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं में केवल और केवल इक्वेटर ग्रेट सर्किल का निर्माण करता है, लेकिन देशांतर रेखाओं में हर देशांतर अपने अपोजिट देशांतर के साथ में मिलकर के
पृथ्वी पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, यानी किसी भी स्थान का मानक समय देशांतर रेखा के सहारे ही निर्धारित किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि भारत का मानक मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, तो आप बताएंगे 82.5 पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर के सहारे निर्धारित किया जाता है। और भारत में ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर की रेखा है इसी को IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। ठीक है, और ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर है ये भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। साढ़े 82 पूर्वी देशांतर भारत में 5 राज्यों से गुजरती है और इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी भारत में जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, भारत में जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से आता है। ये है 82.5 पूर्वी देशांतर। और आप देख रहे हैं कि 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो इन राज्यों के नाम आप याद रखे रखना। एक तो ये यूपी से गुजरती है, दूसरा एमपी से गुजरती है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा इसमें आपका आएगा ओडिशा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर इन 5 राज्यों से गुजरता है। और ये आपकी ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 82.5 पूर्वी देशांतर, जिसे हम IST कह रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में कट करती हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारत में 23.5 उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और 82.5 पूर्वी देशांतर एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, किस राज्य में कट करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। और जैसे ये भारत में सबसे पहली बार सूर्योदय यहाँ पर होता है और भारत में सबसे आखिर में सूर्योदय गुजरात में होता है, गौर माता में होता है। और इन दोनों स्थानों के सूर्योदय में जो अंतर है वो 2 घंटे का होता है। तो आप सब जानते हैं कि अगर हमें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस काम करने के लिए जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो इन सब कामों के लिए हम लोग मानक समय का नहीं बल्कि स्टैंडर्ड टाइम का यूज करते हैं। क्योंकि स्थानीय समय का नहीं बल्कि स्टैंडर्ड टाइम का यूज करते हैं, क्योंकि जो स्थानीय समय होता है वो हर स्थान का अलग अलग होता है। जैसे आपने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली बार सूर्योदय होता है और गुजरात में सबसे आखिर में भारत में। तो अरुणाचल का स्थानीय समय लोकल टाइम अलग होगा, गुजरात का लोकल टाइम अलग होगा। और गुजरात में चूँकि सूर्योदय सबसे पहली बार होता है, अरुणाचल में चूँकि सूर्योदय सबसे पहली बार होता है, तो अरुणाचल के लोग पहले ऑफिस चले जाएंगे। गुजरात में बाद में सूर्योदय होता है तो गुजरात में जो लोग हैं वो बाद में 2 घंटे बाद ऑफिस जाएंगे।
तो इस प्रकार से अगर लोकल टाइम के आधार पर प्रशासनिक कार्य वगैरह होने लगे तो किसी भी देश को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। और इसलिए हम इंसानों ने लोकल टाइम के बजाय पर हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर जो है काम करते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा तो आप स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर ही एग्ज़ाम देने जाएंगे, लोकल टाइम के आधार पर नहीं। हाँ, लेकिन हमारे जो पशु पक्षी वगैरह होते हैं उनकी जो दिनचर्या होती है, उनका जो है एक प्रकार से उठने जगने या जो है अपने घरौंदों को छोड़ने या अपने वापस घरौंदों में आने में, वो जो पशु पक्षी होते हैं वो आपके मानक समय का नहीं बल्कि वो लोकल टाइम का यूज करते हैं। क्योंकि आपके जो पशु पक्षी हैं वो घड़ी को देख कर के काम नहीं करते हैं कि अब 6 बज गया है, अब हमें खाना खाने के लिए जाना चाहिए, अब रात का 8 बज गया है, अब हमें वापस अपने आवास आना चाहिए। तो जो पशु पक्षी वगैरह है वो लोकल टाइम का प्रयोग करते हैं, स्थानीय समय का प्रयोग करते हैं, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त या जो है तारों की स्थिति के आधार पर वो लोग अपना जो है दिनचर्या करते हैं। लेकिन हम इंसानों ने स्थानीय समय का के स्थान पर मानक समय का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी सही है कि किसी भी स्थान का जो मानक समय होता है वो कहीं ना कहीं का लोकल टाइम ज़रूर होता है। अब जैसे हम लोग घड़ियों में जो समय देखते हैं या रेलवे स्टेशनों में जो घड़ी लगी होती है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इनमें जो समय बताया जाता है वो स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे भारत में जितनी भी भारतवर्ष में घड़ियां टंगी हैं उन घड़ियों पर एक ही समय होगा। वो घड़ी चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो चाहे गुजरात में हो। ये सही है कि अरुणाचल में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है और गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है। लेकिन अरुणाचल में जो घड़ी है वो भी सेम समय बताएगी जितना समय गुजरात में बता रही है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि घड़ियों के द्वारा जो समय बताया जा रहा है वो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन ये जो मानक समय है वो कहीं ना कहीं का स्थानीय समय है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी 3 बजा हुआ है, अभी इस समय पर दोपहर के 3 बजे हैं, तो जो दोपहर का 3 बजा है ये तो मानक समय हो गया। लेकिन ये मानक समय कहीं ना कहीं का लोकल टाइम है। और भारत में जो स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण करने के लिए 82.5 पूर्वी देशांतर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और इन 5 राज्यों में भी हमने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का चुनाव किया हुआ है कि मिर्ज़ापुर का लोकल टाइम ही भारत का मानक समय होगा। 2007 तक मिर्ज़ापुर के बजाय इलाहाबाद के नैनी का स्थानीय समय पूरे भारत का मानक समय हुआ करता था। लेकिन 2007 के बाद में सरकार के द्वारा मिर्ज़ापुर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय घोषित किया गया है। तो देखिए, आपको ये समझना है कि हम लोग 82.5 को IST क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है यानी घड़ियों के द्वारा जो टाइम बताया जा रहा है आपको, ये स्टैंडर्ड टाइम है। इस टाइम का निर्धारण 82.5 पूर्वी देशांतर के द्वारा किया जा रहा है। और ये 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है। और इन 5 राज्यों में भी हमने मिर्ज़ापुर का चुनाव किया हुआ है जिसका लोकल टाइम ही भारत का मानक समय है। 82.5 पूर्वी देशांतर का ही चुनाव क्यों किया गया, इसका कारण है क्योंकि एक तो यह देशांतर देश के बीचों बीच गुजरता है और दूसरा यह देशांतर 7.5 से डिविजिबल है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला गुजरने वाला देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर, आखिरी गुजरने वाला देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर, और इन आप पहले देशांतर और आखिरी देशांतर के बीच में 1-1 डिग्री के अंतराल पर लगभग 30 देशांतर गुजरते हैं। और इन 30 देशांतरों में हमने केवल मतलब जो है 82.5 को ही चुना। तो निश्चित रूप से 82.5 में ऐसी क्या खास बात है, तो खास बात यह है कि एक तो यह देशांतर भारत के लगभग बीचों बीच गुजरता है और दूसरा
दूसरा, यह देशांतर 7.5 से डिविजिबल है, इसलिए 82.5 को मानक समय के रूप में चुना गया है। हालांकि पूरी दुनिया को आप जानते हैं 24 टाइम जोन में बांटा गया है और हर टाइम जोन 15-15 डिग्री के अंतराल पर है। तो पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन रसिया में पाए जाते हैं और भारत जिस टाइम जोन में आता है, जैसे आपने लिखा होगा उसमें लिखा रहता है IST बराबर GMT प्लस 5.5, ठीक है। IST बराबर GMT प्लस 5.5, यानी भारत का जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.5, यानी भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री देशांतर पर जो समय है उसकी तुलना में भारत में जो समय होगा वो 5.5 जो है घंटा ज़्यादा होगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर जिसे हम GMT कहते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन से गुजरता है, ये 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन से गुजरता है, ये 0 डिग्री देशांतर फ्रांस से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप में यदि आप जाएं तो अफ्रीका महाद्वीप में जैसे अल्जीरिया, दूसरा माली, तीसरा बुर्किन फांसो, घाना, टोगो, अंटार्कटिका। तो 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है, अल्जीरिया से गुजरता है, माली, बुर्किन फांसो, घाना, टोगो, ठीक है। इन सभी देशों से ये 0 डिग्री देशांतर गुजरता है, ठीक है। और ब्रिटेन, इसका मतलब है कि ब्रिटेन में जो भी घड़ियाँ टंगी होंगी उनका समय, ठीक है, उनके समय की तुलना में भारत का समय 5.5 घंटा आगे होगा। तो आप अपनी घड़ी देखिए, ठीक है, आपकी घड़ी में जो समय होगा उसमें से 5.5 घंटा कम कर दो तो आपको ब्रिटेन का समय मिल जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन भारत के पश्चिम में है और भारत का मानक समय इस देशांतर यानी 82.5 से निर्धारित किया जाता है। तो 82.5 से यदि आप पीछे की ओर जाएंगे तो समय में कमी मिलती जाएगी। अगला सवाल है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि 0 डिग्री देशांतर अल्जीरिया से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है, लेकिन 0 डिग्री देशांतर स्पेन से नहीं गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर स्पेन से नहीं गुजरता है। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर, तो ये 0 डिग्री देशांतर यूरोप और अफ्रीका से गुजरता है। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किन फांसो, घाना, टोगो इनसे गुजरता है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन इनसे। लेकिन ये नाइजर से नहीं गुजरता है, ठीक है, नाइजर आपका यहाँ कहीं पर पड़ता है, यहाँ से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधान यामोत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। तो प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट सवाल है, जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर कितना होगा। तो IST का मतलब 82.5 पूर्वी देशांतर, IST यानी 82.5 पूर्वी देशांतर पर दोपहर होती है, यानी पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 12 बजा है। और तो एक ऐसा स्थान है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्लेस है जो कि x डिग्री देशांतर पर स्थित है और यहाँ पर लोग अपनी सुबह की 6 की चाय ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर कितना बजा हुआ है, यहाँ पर 6 बजा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 6 बजा हुआ है। उस स्थान का देशांतर कितना है, तो उस स्थान का जो देशांतर होगा
समय में अंतर कितना हो गया, समय में अंतर हो गया 6 घंटे का, समय में अंतर 6 घंटे का, समय में अंतर 6 घंटे का। अगर समय में अंतर 6 घंटे का है तो देशांतर में अंतर होगा जाएगा 90 डिग्री का, देशांतर में अंतर हो जाएगा 90 डिग्री का। अब आप देखिए कि हमें ये पता चल गया कि वो स्थान जिस देशांतर पर स्थित है, ठीक है, उसका 82.5 पूर्वी देशांतर से अंतर 90 आएगा। तो हमें यहाँ से 90 डिग्री देशांतर अंतर निकालना पड़ेगा और हमें चाहिए सुबह का 6, ठीक है, हमें चाहिए सुबह का 6। भारत में बजा है दोपहर का 12। अगर हम 82.5 पूर्वी देशांतर के पूर्व में जाएंगे तो समय हमको मिलेगा बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी यहाँ कहीं पर दोपहर का 1 बजा होगा, यहाँ कहीं पर दोपहर का 2 बजा होगा। तो हम 82.5 पूर्वी देशांतर के पूर्व में तो जा नहीं सकते क्योंकि हमको सुबह चाहिए, तो निश्चित रूप से हम 82.5 पूर्वी देशांतर के पश्चिम में जाएंगे। और जब हम 82.5 पूर्वी देशांतर के पश्चिम में जाएंगे तो बीच में हमें 0 डिग्री देशांतर मिलेगा। जैसे हम 0 डिग्री देशांतर पर पहुँचेंगे 5.5 घंटा समय, ठीक है, कम हो जाएगा। और देशांतर में अंतर है कितने का, 90 डिग्री का। तो 82.5 यानी 0 डिग्री देशांतर से 7.5 हम पश्चिम में और जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर और जो अटलांटिक महासागर से होकर। यह है बेटा प्रशांत महासागर, इसका सही जवाब है। और ये देखिए, ये जो लाइन आपको इस प्रकार से जिगजैग करके दी गई है, जिगजैग करके दी गई है, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन आप देख रहे हैं, मतलब एक तो मुख्य रूप से इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आर्कटिक महासागर से गुजरती है। और इंटरनेशनल डेट लाइन वास्तव में 180 डिग्री देशांतर के एलोंग खींची गई है। इसके बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में और डिटेल से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आकर के बता देंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इन सवालों से आपकी तैयारी मजबूत हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।